बिना ससुर के मेरी सास पेट से कैसे हो गई। मेरी सास बेवा थी। वो रोजाना शाम को घर से खाना बना कर ले जाती और खाती और कहती कि किसी यतीम बच्चों को दे आती हूँ, तुम्हारे ससुर को सवाब मिलेगा। एक दिन सास बेहोश हो गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारी सास सांवला है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा किया तो सास किसी पुराने घर में गई। वहां जाकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मैं अपनी खाला के घर में रहती थी। मेरे आगे पीछे कोई ना था। खाला ने जो पहला रिश्ता मेरे लिए आया उसके लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से रुखसत कर दिया क्योंकि उनकी अपनी भी बेटियां शादी के लिए बैठी हुई थी। तो जल्दी से मेरी शादी कर दी क्योंकि मैं इनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए खाला को ये खौफ था कि कहीं अच्छे से अच्छा रिश्ता मेरे लिए ना आ जाए। इसलिए मेरे लिए जब इमरान का रिश्ता आया तो खाला ने खालू के कान भरे और जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी, जैसे मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला। मेरा शौहर बहुत ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन मेरी शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ गया था क्योंकि मेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा हो गया था। मेरे शौहर ने शादी अच्छे तरीके से करने के लिए काफी खर्चा किया था, इसलिए वो कर्जा उतारने के लिए उनको दुबई जाना पड़ा ताकि वो कुछ पैसे जमा करके आए। कर्जा भी उतर जाएगा और अच्छे तरीके से गुजर बसर भी हो जाएगा। इनके कागजात पहले से ही बने हुए थे, इसलिए वो कमाने के लिए दुबई चले गए जहाँ पर मेहनत मजदूरी करनी थी इन्हें। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा था। इमरान ने मुझे कहा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करना, पैसों की परेशानी बहुत ज्यादा है, सिर्फ शादी ही नहीं अपना घर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम किराए के घर में रहते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा अपना घर हो? इस तरह की बातें करके इमरान ने मेरी उदासी को दूर करने की कोशिश की क्योंकि इनके जाने की खबर सुनकर मैं काफी दिनों से उदास थी। फिर मैंने सोचा कि वो ठीक ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद जब हमारे हालात और बेहतर हो जाएंगे तो हम एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करेंगे। अपने शौहर को तो मैंने मुल्क से बाहर भेज दिया था, लेकिन अब इस घर में मैं और मेरी सास रह गई थी। मेरी सास से ज्यादा बात नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास अपने शौहर के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। इसलिए शादी से लेकर अब तक का सारा वक्त दिन रात मैंने अपने शौहर के साथ ही गुजारे थे। अपनी सास के साथ बैठने और बात करने का तो मुझे ना वक्त मिलता था, ना ही फिलहाल कोई जरूरत थी। मैं तो बस उनको खाना बना कर देती तो और वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी सास सारा दिन और सारी रात क्या करती रहती थी मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि मेरे शौहर चले गए थे तो घर में मैं और मेरी सास थी, इसलिए हम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ अजीब सी थी। वो आम सासों की तरह नहीं थी। काम ना करने पर मुझे कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से खुद काम कर दिया करती थी। मुझे अगर जागने में देर हो जाती तो वो नाश्ता बना दिया करती थी, मेरे मैले कुचैले कपड़े धोने लग जाती। इन तमाम बातों से मुझे खुशी नहीं मिली थी, बल्कि गुस्सा आने लगा था। एक दिन मैंने उनसे कह दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती हैं कि आपकी बहू को काम नहीं आता, दिन चढ़े सोई रहती है, अपने कपड़े नहीं धो सकती, सफाई नहीं कर सकती। दूसरे लफ्जों में तो आप मुझे बदनाम करना चाहती हैं। मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद मेरी सास ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। अब अगर हफ्तों में भी मेरे कपड़े मैले कुचैले पड़े रहते तो वो नहीं धोती थी। अगर मैं देर से जागती थी तो चाय नाश्ता नहीं बनाती थी, सिर्फ अपने लिए बनाती थी। मुझे इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि इन्होंने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद एक अजीब सी बात होने लगी। जब भी मैं खाना बनाती तो वो मुझसे कहती थी एक आदमी का खाना ज्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो फिर 3 बंदों का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जिंदा नहीं है, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दूंगी ताकि इनको सवाब मिले। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे शौहर यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरत की बात ये थी कि वो दिन का खाना नहीं देती थी, सिर्फ रात का देने लगी थी। मेरे दिल में कई तरह के सवाल उभरने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा था। जबकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो पहले भी खाना देती रही हो। मैं तो अपने शौहर में मगन थी। मैंने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने रात को खाना दिया है किसी गरीब को या नहीं। लेकिन मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। इनके शौहर को गुजरे 4 साल हुए थे और वो इनके साले सवाब के लिए किसी गरीब को खाना दे रही हैं, तो ये अच्छी बात थी। बहुत कम औरतें ऐसी होती हैं जो अपने शौहर के लिए ऐसा करती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतें बहुत कम देखी थी और अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो एक रूखी सूखी सी औरत लगती थी जिसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे इनमें कभी कोई खास
खास अच्छाई नजर नहीं आई थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरे दिल में इनके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी। ये ऐसा इसलिए भी हुआ था कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं उनको याद करती थी। तो मैं अपनी सास का दर्द महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ, वो थोड़े से वक्त के लिए मजबूरन मुल्क से बाहर गए हैं तो मेरा ये हाल है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरी सास के शौहर तो दुनिया से ही चले गए थे और इन्हें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी वापस आएंगे। ऐसी बात सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता था और फिर मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। अब हर वो औरत जिसे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत हो, मुझे वो औरत अच्छी लगती थी और जो औरतें बिला बच्चे अपने शौहर की बुराइयां करती थी, मेरा उनके पास बैठने को भी दिल नहीं करता था। मेरी सास रोज खाना लेकर घर से बाहर चली जाती थी और काफी देर तक बाहर ही रहती थी। यहाँ तक कि मुझे नींद आने लग जाती थी, लेकिन मुझे जागना होता था क्योंकि मुझे अपनी सास के लिए दरवाजा खोलना होता था। एक दिन परेशान होकर मैंने अपनी सास से कहा कि आप खाना देने जाती हैं तो इतना वक्त क्यों लगाती हैं? मैं जल्दी सोने की आदी हूँ क्योंकि सुबह सवेरे ही इमरान का फोन कॉल का वक्त होता है। मेरी सास ने कहा कि गरीब को खाना देने के बाद मैं पड़ोस में चली जाती हूँ, वहाँ बातें करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी देर हो जाती है। आगे से तुम सो जाया करो और मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं दरवाजे को बाहर से ताला लगा कर जाऊंगी और चाबी भी अपने साथ रखूंगी। सास की बात सुनकर मुझे सुकून आ गया था, यानी मेरा मसला हल हो गया था। मैं बेफिक्री से सो सकती थी। मेरे शौहर की वहाँ पर नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो रात में मुझसे बात नहीं करते थे और मैं जल्दी सो जाया करती थी। हमारी बात सुबह होती थी, इसके बाद दिन में कई बार होती थी। मैंने सोचा कि सास अकेली बोर होती है, इसलिए वो रोज पड़ोस की औरतों के साथ जाकर बैठ जाया करती हैं। मुझे इनके जाने पर कोई इतराज नहीं था, ना वो मेरे मामले में दखल देती थी ना मैं उनके मामले में। अब तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो कि मुझे कुछ नहीं कहती, वरना शादी से पहले तो सबने सास का ऐसा रूप मेरे दिमाग में बना दिया था कि मुझे बहुत डर लगता था कि न जाने मेरी सास कैसी होगी। जिंदगी ऐसी ही चल रही थी कि एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और मैं जो इतने दिन अपनी सास की तारीफें कर रही थी, इनसे मुझे एक पल में ही नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी भोली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो इन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी कि जैसे वो गुनाहों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी है और जो हकीकत है वो इसकी बिल्कुल उलट थी और बहुत ही खौफनाक। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। यह हकीकत जानकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि मैं अपने शौहर को ये सब कुछ बता दूं। भला ये भी कोई बात बताने वाली थी जो मैं किसी को बताती? मैं तो अपने आप से दोहराते हुए शर्मसार हो रही थी। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैंने गौर किया तो वो इतनी बुरी नहीं थी। मेरी सास ने कहा था कि उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 15 साल थी। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, वाकई में ऐसा होता है। और अब मेरी सास 40 से कुछ ऊपर की होगी, लेकिन इनकी तबीयत अक्सर खराब होती रहती थी, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता था कि इन पर बुढ़ापा आ गया है। लेकिन कुछ दिन से मैंने ये भी देखा था कि उनके चेहरे पर एक फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन अचानक वे मेरे सामने चक्कर खाकर गिर पड़ी तो मैं परेशान हो गई। इन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की और मेरी कोशिश करने पर ही वो जल्द ही होश में आ गई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। हाँ ठीक है, मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। मैंने रक्षा पकड़ा और उनको पास के अस्पताल में लेकर चली गई, पर आते ही वो एक बार फिर से बेहोश हो गई थी। मैं परेशान हो गई कि आखिर इनको हुआ क्या है। शायद वाकई उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इनके कुछ टेस्ट होंगे। डॉक्टर ने इन्हें आराम का इंजेक्शन दिया और इनके खून का सैंपल लेकर कुछ टेस्ट किए। इनके होश में आने के बाद हम घर वापस आ गए, लेकिन अगली सुबह जब मैं रिपोर्ट लेने गई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मेरी सास प्रेग्नेंट थी। ये देखकर तो मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट छुपा दी। मेरी सास की तबीयत वैसे ही खराब थी। इस खराब तबीयत के बावजूद वो रोज खाना लेकर जाती थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि किस तरह का ड्रामा कर रही है ये औरत, लेकिन मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि ये खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। यकीनन खाना भी उसी को देती होगी, बल्कि उसके साथ मिलकर खाती होगी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना निकाल कर ले जाती थी, जो कि 2 लोगों के लिए काफी होता था। पहले मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। मैंने फैसला किया कि इस बात का पता लगा कर रहूंगी आखिर मामला क्या है और मेरी सास रोजाना रात को कहाँ जाती है। मैंने सोचा
पहुंचा के सारे पक्के सबूत इकट्ठे करूंगी। इसके बाद ही अपने शौहर को सारी बात बताऊंगी। मेरे शौहर को भी पता चले कि इसकी माँ ने कितनी अजीब हरकत की है। इंसान जवानी में ऐसी गलती करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए मेरी सास को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पल पल मौत के करीब हो रही है। वैसे तो मौत हर वक्त इंसान के सिर पर होती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बुढ़ापा मौत का हिस्सा होता है। उम्र के इस हिस्से में दाखिल होते हुए मेरी सास को इबादत में मगन होना चाहिए था। इस हिस्से में आकर वो इस तरह का काम कर बैठी हैं। मैंने सास का पीछा करने की ठान ली थी। सोचा कि आज रात जब वो खाना लेकर बाहर जाएंगी तब मैं इनके पीछे जाऊंगी, लेकिन मुझे याद आया कि वो ताले की चाबी लेकर जाती थी और बाहर से ताला लगा कर जाती थी, क्योंकि मैंने ही इन्हें कहा था कि मुझे जल्दी नींद आ जाती है। इनका इंतजार करते हुए मुझे देर हो जाती है। मैंने अपनी सास से कहा कि वो आज के बाद बाहर से ताला लगा कर ना जाया करें। मुझे डर लगता है कि कहीं घर में आग वगैरह लग गई तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे का रंग फीका हो गया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी ये बात इन्हें अच्छी नहीं लगी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है। जैसे ही मेरी सास खाना लेकर बाहर गई तो मैंने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी, जो कि शादी से पहले मैं इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद भी इस चादर को यादगार के तौर पर अपने साथ लाई थी। इस चादर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि सास मुझे पहचान न सके, वरना जो चादर मैं रोज इस्तेमाल करती थी उससे तो वो बखूबी पहचान सकती थी कि मैं इनका पीछा कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे थे और गली सुनसान हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वाले जल्दी से सोने के आदी थे। मैं इस तरह से सास का पीछा कर रही थी कि उनको थोड़ा भी शक ना हो कि कोई उनके पीछे है। वो शायद अपनी धुन में चलती जा रही थी। खाना हाथों में थामे हुए चलते चलते वो बहुत दूर आ गई थी। मुझे हैरानी हुई थी कि एक बीमार औरत इतनी दूर कैसे आ सकती है। फिर वो एक पुराने से घर में घुस गई जो बहुत ही टूटा फूटा सा था। मुझे डर था कि अंदर घुसते ही कहीं वो दरवाजा बंद ना कर ले, लेकिन जब मैंने पीछा किया तो देखा कि दरवाजे में तो कोई कुंडी ही नहीं थी। यानी कि वो घर इतना पुराना और टूटा फूटा था कि उसके दरवाजे भी इस बात के गवाह थे। मैं दबे पांव उस घर के अंदर घुसी तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर मेरी ही सास का हम उम्र एक शख्स मौजूद था और मेरी सास उससे बहुत खुशहाल माहौल में बातें कर रही थी। न सिर्फ बातें कर रही थी बल्कि अपने हाथों से नवाले बनाकर उस शख्स को खिला भी रही थी। ये देखकर तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ये सब क्या हो रहा है? यानी कि मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोल कर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वो यहाँ पर किसी अनजान आदमी के घर के अंदर आकर न सिर्फ अपने हाथों से खाना खिलाती है बल्कि उससे खुश होकर बातें भी कर रही थी और काफी वक्त लगाती है। यहाँ तक कि मैं सो जाती हूँ और जब मैं पूछती हूँ तो कहती है कि मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी थी और मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैंने इन सब बातों पर ध्यान देना तो दूर की बात है, कभी सास पर जरा भी शक नहीं किया था और मैं उसको एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने शौहर के वफादार है और उनको सवाब पहुंचाने के लिए खुद गली के बाहर आकर गरीबों को खाना देती है। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने की हद तक नहीं थी, ना ही किसी अनजान शख्स से बातें करने की हद तक थी, बल्कि बात तो उससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी कि मेरी सास तो हामला हो चुकी थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यही वो शख्स है जिसके साथ मेरी सास का कोई चक्कर है। इसी वजह से वो खाना देने के बहाने यहाँ आती है। अब यह आदमी कौन है मैं नहीं जानती थी। पहला तो मेरा दिल किया कि मैं वहां जाकर इन दोनों के मुंह पर इन्हें बुरा भला कहूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो दोनों मुझे नुकसान ना पहुंचा दे और मैं पीछे अपना घर भी खुला छोड़कर आई थी, कहीं चोर ना घुस जाए। मुझे ये फिक्र थी। जैसे ही मेरे दिल में चोर का ख्याल आया मैं फौरन वापस आ गई, क्योंकि वहां पर मेरे ज़ेवरात भी पड़े थे और कुछ कीमती सामान भी। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सास घर आएगी तो मैं उसके सामने वो सब कुछ बोल दूंगी जो मेरे दिल में है। वहां पर तो मैंने उस अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी सास वापस आई तो मुझे जागता देखकर थोड़ी चौंक सी गई और पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी बदकिरदार हो सकती है उसको भला नींद कैसे आ सकती है। मेरी बात सुनकर तो मेरी सास हैरान होकर मुझे देखने लगी। तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से ना देखें, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं और आपके पेट में किसका गुनाह पल रहा है। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम क्या बोल रही हो। तो मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप हामला हो और अब मैं वो देखकर आई हूँ कि आप किसका गुनाह लिए फिर रही हैं। सास ने वो रिपोर्ट उठाई और इन्हें पढ़ने लगी और मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रिपोर्ट में गलत लिखा हुआ है। मैंने कहा कि अगर रिपोर्ट गलत है तो मैं यकीन भी कर लेती, लेकिन वो शख्स कौन है जिसके साथ सारी सारी रात आप बैठकर बातें करती रहती हैं? अपने शौहर के लिए सवाब का नाम लेकर किसी और शख्स के
पास रहते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन है वो शख्स जिसके साथ आप हंसकर बातें कर रही थी? आपको अंदाजा भी है कि आपने मेरे शौहर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। क्या मुंह दिखाएंगे मेरे शौहर सारी दुनिया को? क्या कहेंगे कि सारी दुनिया क्या कहेगी कि इसकी बुरी माँ जिसने अभी अभी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम ही रखा है वह हामला हो गई है? अगर मेरे ससुर जिंदा होते तो फिर भी जमाना कुछ ना कहता, थोड़ी बहुत बात तो होती और फिर सब चुप हो जाते कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दुनिया मेरे शौहर से ऐसे सवाल करेगी तो वो जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोगों की बहन या बेटी इस तरह के काम करती हैं तो उनके सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि एक जवान लड़के की माँ ने इस तरह का काम किया है। मेरे शौहर तो बदनामी के डर से अपनी जान ही ले लेंगे। मैंने अपने दिल की सारी भड़ास सास के सामने निकाल दी तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, वो शख्स तो मेरा भाई है, उसे किसी ने गलती से डकैती केस में फंसाया था जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपकर उस घर में बैठा हुआ था। मैं उसे खाना देने जाती थी, मैंने मजबूरी में तुमसे झूठ बोला था कि तुम क्या सोचोगी कि मैं कहाँ जाती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कहा। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोले, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। वक्त आने पर जमाने के सामने हर कोई भाई बहन बन जाता है। अपने इतने बड़े भाई को कोई भी औरत अपने हाथ से निवाला बनाकर नहीं खिलाती। इस तरह की हरकतें औरत अपने आशिक के साथ करती है और वो आपका भाई नहीं है। ये बात मुझे मालूम है। इतनी कम अकल की मैं नहीं हूँ कि मैं समझ ना सकूंगी कि दो लोगों के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है। हाँ ठीक है, वो आदमी पुलिस से छुप रहा होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन वो आपका भाई नहीं है, वो आपका आशिक है। गुस्से में मैं न जाने क्या क्या बोल रही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी और उस फोन को सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। हैरत से अपनी सास की तरफ देखा और मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर रह गया। मेरी सास ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि ये किसका फोन है, क्या हो गया? मेरा बेटा तो ठीक है, बताओ तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? फोन सुनने के बाद बताओ मुझे किसका फोन था। मैंने सास से कहा कुछ नहीं और मैं कमरे में आ गई और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाजा बजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि ये किसका फोन है और मैं क्यों रो रही हूँ। यकीनन वो परेशान थी, लेकिन मैं अपनी सास को क्या बताती कि फोन उस लैब से आया था जहाँ पर मैंने अपनी सास के टेस्ट करवाए थे और लैब वाला शख्स मुझसे कह रहा था कि नाम एक होने की वजह से टेस्ट में गलती हो गई है। आपकी सास की रिपोर्ट किसी और के पास चली गई है और किसी और की रिपोर्ट आपकी सास के पास आ गई है। जो रिपोर्ट आपके पास आई है वो एक नए शादीशुदा जोड़े की है जो आपकी सास के नाम की है और आपकी सास की रिपोर्ट मेरे पास है और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सास को जिगर का कैंसर है। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि मैं जितनी देर से इनके किरदार पे उंगली उठा रही थी, इनके पास तो वक्त ही कम बचा था। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती। आखिर मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास के गले लग के फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वो शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुप रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने बाद उस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी क्योंकि इन्हें कैंसर था, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने उनको इतना कुछ कहा था। मुझे इनकी बात यहाँ से सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी और लैब वालों से कहना चाहिए था कि आपकी रिपोर्ट में जरूर कोई गलती है, लेकिन बजाय इसके कि मैं ये सब कुछ करती, मैंने आंखें बंद करके हर चीज पर भरोसा कर लिया था। काश कि मैं एक पल को सोचती कि रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी, आगे जाकर डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और मेरे दिल में हमेशा इस बात का बोझ रहेगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें।